हेलो स्टूडेंट्स, एसवीएम चौधरी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। बीए फर्स्ट ईयर। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु की। इसकी स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र की विषय वस्तु। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हम समाजशास्त्र का क्षेत्र पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको समाजशास्त्र के क्षेत्र के दो संप्रदाय बताए थे, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। इन दोनों संप्रदायों का स्टूडेंट्स हम भली भांति अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु का। स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि विषय वस्तु होती क्या है। विषय वस्तु वह है या फिर वे बातें या विषय जो कि किसी भी विषय के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत जिन बातों एवं जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है स्टूडेंट्स, उन्हें क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र की विषय वस्तु कहा जाता है। एक बार फिर से बताना चाहूंगी, वे निश्चित बातें एवं विषय जिनका कि समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उसे समाजशास्त्र की विषय वस्तु कहा जाता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु जो है उन निश्चित विषयों से संबंधित है जिन्हें समाजशास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी जो भी निश्चित विषय या बातें जो हैं, जो कि समाजशास्त्रीय या समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, उसे समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत रखा जाता है। स्टूडेंट्स, क्षेत्र के अंतर्गत हमने पढ़ा कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से, मैंने आपको बताया, जो उसके प्रवर्तक थे उन्होंने ये कहा कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित है। इसी वजह से उन्होंने स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय दो भागों में इसके क्षेत्र को विभाजित करने का प्रयास किया था। विषय वस्तु में भी लगभग यही है कि वे निश्चित बातें जिनका कि समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत रखा जाता है। अधिकांश समाजशास्त्री जो हैं सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक संबंधों को भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत रखते हैं। मुख्य रूप से समाजशास्त्री जो स्टूडेंट्स वॉन विज हैं, वॉन विज का अध्ययन हम समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। वॉन विज ने क्या कहा था? वॉन विज ने कहा था कि समाजशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। यानी मुख्य रूप से समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या हुए स्टूडेंट्स? सामाजिक संबंध। यानी ये मुख्य विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक संबंध यानी प्रमुख रूप से हमने देखें तो सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। सबसे पहले इसकी विषय वस्तु को बताने के लिए सबसे पहला बिंदु जो विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है स्टूडेंट्स, सबसे पहला बिंदु है सामाजिक स्वरूप शास्त्र। कौन सा स्टूडेंट्स? सामाजिक स्वरूप शास्त्र। स्टूडेंट्स, स्वरूप नाम से याद आ गया होगा, क्योंकि स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किसी का भी जो बाहरी आकार है
व्यवहारिक रूप में या आकार के रूप में देखें तो मुख्य रूप से उसके स्वरूप या आकार से जिसका निर्माण होता है स्टूडेंट्स, वो क्या है? जनसंख्या है। और इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र उस सामाजिक ढांचे के निर्माण का अध्ययन करता है जो सामाजिक समूह एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा बनाई जाती है। यानी समाजशास्त्र इसके अलावा यानी जनसंख्या के अलावा किसका अध्ययन करेगा? सामाजिक समूहों एवं संस्थाओं का अध्ययन करेगा। तो प्रथम बिंदु जो है स्टूडेंट्स, विशेष वस्तु का सामाजिक स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाएगा? जनसंख्या के स्वरूप एवं आकार का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। दूसरा हम देखिए स्टूडेंट्स, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण यानी समाज में भी क्या पाया जाता है? नियंत्रण पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये नियंत्रण देखिए दो प्रकार का होता है। एक तो होता है औपचारिक नियंत्रण। कौन सा? औपचारिक नियंत्रण। और दूसरा जो है वो होता है अनौपचारिक। औपचारिक नियंत्रण जो है स्टूडेंट्स, उसके अंतर्गत समाज में जो व्यक्ति को नियंत्रित करने के साधन है जैसे कानून, दंड, जेल व्यवस्था इत्यादि जो है वो औपचारिक नियंत्रण के साधनों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक नियंत्रण के साधन है जिनका कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उनके अंतर्गत आती है अपनी प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, मूल्य एवं प्रतिमान। ये सब जो है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन है और ये जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा बिंदु जो मुख्य रूप से आता है स्टूडेंट्स, वो आता है सामाजिक रचना यानी समाज की रचना। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? समाजशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। इस सामाजिक रचना के अंतर्गत स्टूडेंट्स क्या आता है? यानी हमारा समाज जो है वो भी तो किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है, किसी न किसी से प्रभावित होता है। तो हमारे चारों ओर का जो भौगोलिक पर्यावरण है वो भौगोलिक पर्यावरण हमारे मानव समाज पर किस रूप में और कैसे प्रभाव डालता है, और इस भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव से हमारा जो सामाजिक संबंध है या हमारे समाज के जो सामाजिक संगठन है वो किस रूप में और कैसे प्रभावित होते हैं। जैसे जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण देख लीजिए आप, भौगोलिक पर्यावरण का इस पर निश्चित रूप से प्रभाव है। कैसे? मैदानी क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण जो है स्टूडेंट्स वो ज्यादा पाया जाता है इसकी बजाय पर्वतीय क्षेत्रों में। तो सीधा साधा सा भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव किस पर पड़ा? हमारी जनसंख्या घनत्व एवं वितरण पर। इसी रूप में यदि हम देख लेते हैं जहां पर औद्योगिकरण, नगरीकरण इत्यादि का विकास होता है वहां पर भी जनसंख्या घनत्व एवं वितरण जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस रूप में सामाजिक रचना पर प्रभाव डालने वाला कौन है स्टूडेंट्स? भौगोलिक पर्यावरण। यानी सीधा साधा सा इसका प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर निश्चित रूप से पड़ता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण विषय वस्तु का जो चौथा बिंदु आता है स्टूडेंट्स वो आता है सामान्य समाजशास्त्र।
को भी समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यदि पिछला वीडियो देखा जिसके अंतर्गत मैंने आपको समाजशास्त्र के समन्वयात्मक क्षेत्र के बारे में पढ़ाया, तो उसके अंतर्गत ही मैंने आपको बताया था जो समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी सौरोकिन जो है, सौरोकिन ने ही सामान्य समाजशास्त्र के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने का प्रयास किया था। स्टूडेंट्स, मैंने आपको उनके द्वारा जो सूत्र दिए गए थे, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, धार्मिक संबंध, सामाजिक संबंध, वैधानिक संबंध, जो इन सभी संबंधों में जो सामान्य तत्व होते हैं, उन सामान्य तत्वों का अध्ययन जो है सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी पूरे समाज के जो विभिन्न विज्ञान हैं, उन विज्ञानों में जो सामान्य तत्व निकलते हैं, उन सभी सामान्य तत्वों का अध्ययन जो है सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु आता है ऐतिहासिक समाजशास्त्र। कौन सा आता है? ऐतिहासिक समाजशास्त्र। ऐतिहासिक समाजशास्त्र को स्टूडेंट्स नाम से व्यतीत हो रहा है इतिहास से संबंधित, ठीक है, लेकिन इसे दो वर्गों में विभाजित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इतिहास जो है अतीत की घटनाओं से संबंधित है, तो अतीत की घटनाओं का जो अध्ययन है वो वर्तमान में तो किया जाना जरूरी है, क्योंकि अतीत को समझकर ही वर्तमान को जाना जा सकता है। इसीलिए इसका पहला वर्ग जो आता है स्टूडेंट्स, वो आता है तुलनात्मक। कौन सा आता है? तुलनात्मक समाजशास्त्र कह लीजिए आप, नाम से पता चल रहा है ना, तुलनात्मक समाजशास्त्र, जिसके अंतर्गत तुलना की जा सके, यानी अतीत का अध्ययन करके वर्तमान को जाना जा सके, या फिर अतीत और वर्तमान दोनों की तुलना करने का कार्य जो है वो किसके अंतर्गत किया जाता है स्टूडेंट्स? तुलनात्मक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है स्टूडेंट्स, वो आता है सामाजिक गत्यात्मकता। क्या आता है? सामाजिक गत्यात्मकता। सामाजिक गत्यात्मकता जो है ये समाज में पाए जाने वाले जो विभिन्न कारक हैं या फिर विभिन्न संस्थाएं जो हैं, उनके पारस्परिक संबंधों को बताने का प्रयास करती है। यानी समाज में विभिन्न प्रकार के ऐसे कारक होते हैं जो मानव समाज या फिर सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक समूहों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उन सभी का अध्ययन जो है सामाजिक गत्यात्मकता के अंतर्गत किया जाता है। गत्यात्मकता आगे की ओर चलेगा, यानी जो कारक हैं उन कारकों की वजह से वर्तमान में क्या परिवर्तन आ रहे हैं और उनकी वजह से भविष्य में कैसे परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे आप संयुक्त परिवार को ही ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं वर्तमान में संयुक्त परिवार, पहले संयुक्त परिवार जब कृषि व्यवस्था पाई जाती थी तो मुख्य रूप से संयुक्त परिवार पाए जाते थे। धीरे धीरे संयुक्त परिवार एकल परिवारों में परिवर्तित हो गए, किंतु जैसे जैसे स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, स्त्रियां आत्मनिर्भर हो गई और वो घर से बाहर कार्य करने के लिए जाने लगी, तो उस समय वापस उनको संयुक्त परिवारों की आवश्यकता महसूस होने लगी। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार के अंतर्गत
किंतु स्टूडेंट्स, जो प्रोफेसर एलेक्स इंकर्स है, कौन? प्रोफेसर एलेक्स इंकर्स। प्रोफेसर एलेक्स इंकर्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसको अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी, कौन सी पुस्तक? व्हाट इज सोशियोलॉजी के अंतर्गत बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। किसने स्टूडेंट्स? प्रोफेसर एलेक्स इंकर्स ने। इनकी पुस्तक का नाम व्हाट इज सोशियोलॉजी। बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में निश्चित रूप से एलेक्स इंकर्स की जो पुस्तक है उसका नाम पूछा जाता है। तो एलेक्स इंकर्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया है, यानी इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के 3 पथ बताए हैं। कितने पथ बताए हैं स्टूडेंट्स? 3 पथ बताए हैं, यानी 3 रास्ते 3 भागों में डिवाइड कर दिया। किसको? समाजशास्त्र की विषय वस्तु को। सबसे पहला पथ जो आता है स्टूडेंट्स, वो आता है ऐतिहासिक पथ। स्टूडेंट्स, एलेक्स इंकर्स की पुस्तक तो पूछी जाएगी, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बनता है आपके, वो ये भी है कि एलेक्स इंकर्स ने अपनी पुस्तक के अंतर्गत समाजशास्त्र की विषय वस्तु के कितने पथ बताए हैं। तो आपको क्या बताना है? 3 पथ बताए हैं। नाम अभी आपको मैं बता दूं। पहला पथ कौन सा है? ऐतिहासिक पथ। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स, ऐतिहासिक नाम से पता चल रहा है इतिहास, यानी समाजशास्त्र के जो प्रवर्तक थे, जो प्रवर्तक इन द सेंस जिन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना की, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सर्वप्रथम ऑगस्ट कॉम्टे ने सन 1838 में समाजशास्त्र विषय को समाजशास्त्र नाम दिया था। इसके अलावा यदि भारतीय समाजशास्त्रों के अंतर्गत हम देखें स्टूडेंट्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था सन 1919 में जी.एस. घुरिये ने बंबई विश्वविद्यालय के अंतर्गत सर्वप्रथम समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी। तो ये जो हैं कौन माने जाते हैं? समाजशास्त्र विषय के प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रारंभिक लेखक माने जाते हैं, समाजशास्त्र विषय के प्रारंभिक विद्वान माने जाते हैं स्टूडेंट्स। तो एलेक्स इंकर्स जो है वो सबसे पहला पथ यानी ऐतिहासिक पथ बताते हुए यही कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु का जो ऐतिहासिक पथ है, उस ऐतिहासिक पथ के अंतर्गत समाजशास्त्र के प्रवर्तक विद्वान जो हैं उनके लेखों, कार्यों आदि के आधार पर समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण किया जाना चाहिए। यानी जिन्होंने इसकी समाजशास्त्र विषय की स्थापना की, उनके कार्यों का वर्णन या अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाए। साथ ही साथ अमेरिका में भी, यानी अमेरिकन संगठन ने भी जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है, उनका भी मुख्य रूप से समाजशास्त्र के इस ऐतिहासिक पथ के अंतर्गत अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने इसमें जो समाजशास्त्रियों से जुड़े हुए ऐतिहासिक पथ
सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं और उन समस्याओं को दूर करने के उपाय, साथ ही साथ समाज में होने वाले परिवर्तन, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक व वैधानिक संस्थाएं, संचार के साधन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्यांकन, मुख्य रूप से समाजीकरण और साथ ही साथ जो मुख्य बिंदु आता है सामाजिक संघर्ष, इन सभी का अध्ययन जो है समाजशास्त्र की ऐतिहासिक पथ के अंतर्गत किया जाना चाहिए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? दूसरा महत्वपूर्ण पथ जो आता है स्टूडेंट्स, वो आता है आनुभाविक पथ। स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल जाएगा ऐतिहासिक इतिहास से जुड़ा हुआ, यानी जो प्रवर्तक है, जो समर्थक है, जिन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना करने का प्रयास किया, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? समाजशास्त्र के ऐतिहासिक पथ के अंतर्गत आते हैं। आनुभाविक पथ जो है वो अनुभव के आधार पर अध्ययन करने का प्रयास करता है। जैसे जैसे वो समाज में रहता है, उसको जिस जिस प्रकार का अध्ययन होता रहता है, उस अध्ययन अनुभव के आधार पर ही आनुभाविक पथ के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत जो है, जो समाज में पाए जाने वाली जो विभिन्न सामाजिक समस्याएं हैं, उन सामाजिक समस्याओं का अध्ययन आनुभाविक पथ के अंतर्गत। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि समाज में रहने वाला व्यक्ति ही ये जान पाएगा कि उसे समाज में जो है किस प्रकार की और कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या फिर ये समस्याएं जो हैं किन विषयों से संबंधित है, यानी ऐसे कौन से विषय हैं जो समाज में पाए जाते हैं और उनकी वजह से समाज में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही है, उनका अध्ययन भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु के आनुभाविक पथ के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, इससे संबंधित जो अध्ययन पद्धति है, उस अध्ययन पद्धति का अध्ययन भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु के आनुभाविक पथ का महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो माना जाता है। अध्ययन पद्धति यानी वर्तमान में जो समाजशास्त्री समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं वो किस प्रकार की और कैसी पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। वो तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, या ऐसी ही विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो इन सबको जानने का कार्य जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु के आनुभाविक पथ के अंतर्गत किया जाता है। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ इसमें जो विषय आते हैं वो आते हैं सांस्कृतिक मानव समूह, जनसंख्या, प्रजाति, जाति, वर्ग, सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा, सामाजिक समस्याएं, धर्म, परिवार इत्यादि। यानी यही तो वर्तमान में इतने सारे बिंदु हैं जिनका की अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत किया जाना है, और साथ ही साथ किस पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाना है। एलेक्स इंगल्स ने स्टूडेंट्स अंतिम रूप से जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु का पथ बताया है वो बताया है विश्लेषणात्मक पथ। कौन सा स्टूडेंट्स?
विश्लेषणात्मक पद। पहला ऐतिहासिक पद, दूसरा आनुभाविक और तीसरा जो है विश्लेषणात्मक पद। ये क्या करता है? ऐतिहासिक इतिहास का अध्ययन कर रहा है, आनुभाविक वर्तमान में अनुभव प्राप्त करके अध्ययन कर रहा है। लेकिन विश्लेषणात्मक क्या करता है? वो तो उस सब का ऊपर जो पद दिए गए हैं उन सब का विश्लेषण करके फिर अपने विचार देने का प्रयास करता है। तो ऊपरी दोनों पदों का अध्ययन करने के पश्चात जो विश्लेषणात्मक पद है वो पता क्या कहता है? वो ये कहता है मैं तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत जो समाजशास्त्रीय प्रवर्तक हैं उन प्रवर्तकों का अध्ययन किया जाना चाहिए, न ही समाजशास्त्र के अंतर्गत जो वर्तमान में समाजशास्त्री कर रहे हैं यानी सामाजिक समस्याओं का किन अध्ययन पद्धतियों के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी ये दोनों ही जो हैं समाजशास्त्र की जो वास्तविक विषय वस्तु है उसका निर्धारण करने में असमर्थ है। इसीलिए इसकी विषय वस्तु का निर्धारण तो किसके आधार पर किया जाना चाहिए स्टूडेंट्स? तार्किक विश्लेषण के आधार पर। जो कुछ भी है पाया जाता है, रहा है, उसको पहले तर्क के आधार पर सोचिए, तर्क के आधार पर अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। उसके पश्चात ही जो ये समाजशास्त्र की मानवीय शाखा है समाजशास्त्र उसका अध्ययन किया जा सकता है। यानी इसका अध्ययन जो है तार्किक विश्लेषण के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तार्किक विश्लेषण जो है किसी अन्य समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट जो सौरोकिन है, सौरोकिन ने भी बिल्कुल संक्षिप्त रूप से समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसको बताने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उन वर्गों के बीच जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं उन सामाजिक संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाना चाहिए? समाजशास्त्र की विषय वस्तु के विभिन्न वर्गों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का अध्ययन। साथ ही साथ दूसरा उन्होंने बताया है जो समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रय घटनाएं होती हैं। क्या होती है? समाजशास्त्र में जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रय घटनाएं होती है उन सामाजिक क्रय घटनाओं को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ समाज में सामाजिक घटनाओं के साथ साथ स्टूडेंट्स असामाजिक घटनाएं भी होती है। असामाजिक घटनाएं जो कि समाज को बेहतर की ओर ले जाती है, जैसे कि आतंकवाद ले लीजिए। आतंकवाद कभी भी उन्नति की ओर या विकास की ओर नहीं ले जाकर कहाँ ले जाएगा? गर्त की ओर ले जाएगा। तो इन दोनों प्रकार की जो घटनाएं यानी सामाजिक और असामाजिक दोनों प्रकार की जो घटनाएं हैं उन दोनों का अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत किया जाना चाहिए। सौरोकिन। तो इस प्रकार एलेक्स इंकस और सौरोकिन ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु का बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है।